नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पांडे। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं बिहार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष उदय सम्राट जी। उदय सम्राट जी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू रमेश जी। उदय सम्राट जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है, कहाँ से आते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में आप अपनी जानकारी। देखिए, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे, अच्छे किसान थे और खाते पीते परिवार से था। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़े ख़ानदान से था या बहुत नीचे से था। मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी। चूँकि हमारे पिताजी का देहांत हो गया जब मैं 6 साल का उम्र का था, तो हमारे परिवार में बोली तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे ऊपर कई तरह की परेशानियां आई, मुझे झेलना पड़ा, उससे रूबरू होना पड़ा। लेकिन चूँकि मेरी माँ एक काफ़ी बहादुर और कभी हार ना मानने वाली महिला थी, तो इस लिहाज से उन्होंने मेरे पढ़ाई लिखाई का पूरा ख्याल रखा और ईश्वरीय देन थी कि मैं पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था। तो मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई बचपन में मेरी गया से हुई। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया टेहटा हाई स्कूल से। मैं वहाँ से टॉपर भी रहा। उसके बाद 93 पास आउट करने के बाद बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन मैं रांची चला गया। वहाँ से रांची कॉलेज, रांची का प्रोडक्ट रहा हूँ। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया, यही पटना के IIBM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट, जो उस समय होटल मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा क्रेज़ था। उसके बाद मैंने नौकरी भी करी। उसके बाद मैंने MBA की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख किया। मैं वहाँ गया, MBA किया। उसके बाद फिर मैं वापस लौट करके आया। कुछ साल मैंने बाहर में नौकरी भी किया। उसके बाद बाकी कुछ मेरा ये नहीं रहा। उस समय से आज तक मैं अपना व्यवसाय और सामाजिक सेवा में जुटा हुआ हूँ। अध्यक्ष जी, पहले आप होटल मैनेजमेंट किए, फिर MBA किए, उसके बाद आज पॉलिटिक्स में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आखिर क्या सोच थी? पहले आपने होटल मैनेजमेंट किया, MBA क्या सोच के किए थे? देखिए, ये सवाल कभी कभी मेरे सामने भी चुनौती बनकर खड़ी उतरती है, क्योंकि मैं भी कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। लेकिन उस समय जो मेरी स्थिति थी, सबसे पहले मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था। हालांकि राजनीति का और देश सेवा का जज्बा मेरे अंदर हमेशा बचपन से ही रहा है। मैं चाहता था कि देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। लेकिन पढ़ाई लिखाई चूँकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए बनी, और ख़ास करके टेक्निकल एजुकेशन की ओर मैंने रुख इसलिए किया गया कि चूँकि मेरे पिताजी के नहीं रहने के बाद सारी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मेरे कंधों पे आ गई थी। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ इंसान का एक धर्म होता है कि अपने परिवार की उचित देखभाल करे। तो इसलिए मेरी प्राथमिकता थी कि जितनी जल्द हो सके मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और माँ के बोझ को कम करूं। तो मैंने इस लिहाज से होटल मैनेजमेंट किया, MBA किया। और मेरी माँ की कहीं ना कहीं इच्छा थी कि चूँकि पिताजी हमारे नहीं थे, तो उनका बेटा कुछ अच्छा करे और कुछ हट करके करे। उसी लिहाज से उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसमें मेरे कई अच्छे अच्छे प्लॉट्स भी बिक गए। उसमें मुझे मतलब कि बहुत पहले भी कहा कि कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरी माँ कभी हार नहीं मानी और वो चाहती थी कि उनका बेटा यानी मैं कुछ अच्छा करूं। तो उन्होंने मुझे विदेश तक भेजा और मैं वहाँ गया और जो बन पड़ा मैंने अच्छा किया। और जब मुझे लगा कि अब मेरी स्थिति ठीक हो गई है, मैं अपने देश में भी जाकर, अपने राज्य में भी जाकर कुछ कर सकता हूँ, तो फिर मैंने वापसी बिहार का रुख किया और यहाँ आकर मैंने कुछ अपना व्यवसाय भी किया। और चूँकि मैंने पहले भी कहा कि देश सेवा, और चूँकि मैं बिहार जैसे पिछड़े राज्यों से आता हूँ और जब मैं बाहर गया था तो बिहार के प्रति जो लोगों का नज़रिया था काफ़ी निम्न स्तर का था। लोग बिहारियों के बारे में और बिहार के बारे में बड़ा ही निम्न दृष्टि से देखते थे। यहाँ के नेताओं का मजाक उड़ाया जाता था। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सारी कशक थी कि मैं इन चीज़ों से, इन भ्रांतियों से बिहार को उबार सकूं। और अगर मैं बिहार की राजनीति में आता हूं
और अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ के लोगों का, अपने लोगों का, बिहारियों के लिए कुछ करने का, बिहार के लिए कुछ करने का, तो निश्चित तौर से मैं बेहतर करना चाहता था। इसी लिहाज से मैं फिर राजनीति में आया। काफ़ी सराहनीय है, आपने एमबीए ऑस्ट्रेलिया से किया लेकिन देश सेवा की बात कही आपने, अपने राज्य की सेवा करने की बात कही। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नेताओं का मजाक या बाहर में, देश के बाहर नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। राजनीति की ओर आपने कैसे रुख की? आप जब जान रहे हैं कि नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि देश और समाज सेवा करने का जज्बा था, तो क्या राजनीति में रहकर ही सिर्फ देश और समाज की सेवा की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल प्रश्न आपका सही है। नेताओं का मजाक उड़ाया जाता था, इसी को मैंने चुनौतीपूर्वक लिया। और वैसे भी मेरा नेचर रहा है बचपन से, मैं किसी भी चीज़ को, जो चीज़ मेरे सामने चुनौतीपूर्ण लगता था, मैं उसे ही स्वीकारता था और उसे ही चुनौती के रूप में लेता था। और मुझे वो चीज़ चुनौती स्वीकार करना मेरे लिए मतलब एक, ये बोलिए तो मेरे पैशन में है। मैं उसे मतलब बड़ा सहर्ष स्वीकार करता हूँ और चुनौतियों का सामना करना मेरा एक शौक़ सा है। तो ये भी बात आपका कहना कि सिर्फ राजनीति के माध्यम से ही देश की सेवा नहीं की जा सकती है, तो उसके लिए भी मैंने बताया कि मेरा व्यवसाय भी है और मेरी सोच भी है। अभी मैंने बिहार से प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट के लिए मतलब अपना प्रपोज़ल भेजा हूँ। इस दिशा में कई कारगर कदम मैंने उठाया है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ है, अभी ऑन द फ्लोर नहीं बोल सकते हैं उसको, लेकिन प्रोग्रेस में है। तो इस लिहाज से भी, और चूँकि बिहार की राजनीति जो बदनाम थी, तो कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि बिहार के राजनीतिज्ञों के प्रति, बिहार की राजनीति के प्रति विदेशों में भी नज़रिया ठीक ठाक हो और सकारात्मक दृष्टि से लोग सोचें। इस लिहाज से मैं राजनीति में आया और मेरी मुकम्मल प्रयास होगी, निरंतर प्रयास होगी कि बिहार की राजनीति में एक नया आयाम मेरे द्वारा जोड़ा जाए, और मैं इस दिशा में सतत प्रयासरत भी रहता हूँ। तो ये है उदय सम्राट, और इनसे आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हम उदय सम्राट से आगे सवाल करेंगे कि आखिर राजनीति में आज वो बिहार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आगे उनकी भावी रणनीति क्या है? इस साल चुनाव होने हैं, तो किस भूमिका में एनसीपी को वो देखना चाहते हैं, क्या कुछ उनका मिशन है, क्या कुछ लक्ष्य है, हम उनसे जानेंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज के इस दौर में हर एक का है सपना, सुंदर सा एक घर हो अपना। अगर आप भी देख रहे हैं ऐसा ही एक सपना, तो आपके इस सपने को साकार करेगा नंदिनी होम्स प्राइवेट लिमिटेड। नंदिनी होम्स में है 2 BHK और 3 BHK समेत हर तरह के फ्लाइट किफायती रेट पर। हमारी विशेषताएं भूकंप निरोधी लकड़ी और एल्युमिनियम के खिड़की और दरवाजे, अत्याधुनिक किचन की भी व्यवस्था। हम देते हैं आपको 24 घंटे बिजली और पानी की भी सुविधा। साथ ही हम रखते हैं निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल। हम अनुभव पर करते हैं भरोसा, आप कर सकते हैं हम पर भरोसा। हमारा पता है नंदिनी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 1st फ्लोर, अबव दिशा क्लासेस, दादाजी लेन, अपोजिट कार्लो मोटर्स, बोरिंग रोड, पटना 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9934208632, 9308720116। ईमेल एड्रेस है nandinihomes.privatelimited@gmail.com। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट का पता है नंदिनी होम प्राइवेट लिमिटेड, नियर संत कैडेंस स्कूल, सगुना मोड़, पटना। कॉन्टैक्ट नंबर 9934208632, 9308728016। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं बिहार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष उदय सम्राट जी। उदय सम्राट जी, आप बिहार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। एनसीपी को किस भूमिका में देखना चाहते हैं, क्या मिशन है? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ भावी रणनीति होगी? देखिए, मेरे लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण टास्क है, ये बड़ा ही कठिन परीक्षा है, मेरी अग्नि परीक्षा बोल लीजिए। और तारिक अनवर साहब ने जो मेरे कंधों पे जिम्मेवारी दी है,
मैं चाहता हूं, और जब से मैं पार्टी ज्वाइन किया है उस समय से मेरा प्रयास रहता है कि एनसीपी का संगठन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो, और हमारा लगातार प्रयास है। और ख़ास करके ये विधानसभा जो चुनाव होने वाली है, इसमें मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, और चुनाव पहले या चुनाव बाद में बगैर हमारा सहयोग लिए हुए किसी भी दल का सरकार ना बने, इतनी ताकत हमारी एनसीपी को मिलनी चाहिए। और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम दिन रात एक कर के अपने संगठन के लिए, अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर भी रहा हूं, और आगे भी करूंगा। और जो भी नई नई तकनीकी अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी चुनाव में ज़रूरत होगी, मैं अपने वरीय नेता से भी आग्रह करूंगा कि इस बार एनसीपी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। तो इस लिहाज से मेरी पूरी इच्छा होगी कि एनसीपी को एक मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, ताकि आज तक जो एनसीपी की पहचान पिछड़ों के रूप में रही है, मैं चाहता हूं कि हमारा संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में बिहार में जाना जाए, और हमारी भी बिहार की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। काफ़ी अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं एनसीपी को, लेकिन आप एज ए प्रदेश अध्यक्ष होना भी चाहिए। लेकिन क्या मानती कि 16 साल एनसीपी के हो गए, आज जो स्थिति है बिहार में, जिस तरह से जो ज़मीन और जनाधार है, आप जिस तरह से जो दावे कर रहे हैं, लग रहा है कि वो मुमकिन है, उस स्थिति में आप पहुंच गए हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए अग्नि परीक्षा है। निश्चित तौर से 16 साल में जो नहीं हुआ है, ये आने वाले 3 महीनों में होगी। कैसे जाएंगे? क्या कुछ आपकी रणनीति है? क्या कार्यक्रम आपने तय किया? जनता के बीच जाएंगे ताकि संगठन, क्या कुछ आपने तय किया है? मैं जब से पार्टी में आया हूँ, लगातार कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम को चौकआउट किया है। अभी भी हमारा गांव-गांव चौपाल कार्यक्रम चल रहा है। हमारे आने के बाद ही ये 16 साल में जो नहीं हुआ, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन पटना में हुआ, ये पहली बार हुआ है। तो ये आगाज़ है, बेहतर आगाज़ हुआ है तो बेहतर अंजाम भी हो। कितनी उम्मीदें हैं? आप लालू, नीतीश, कांग्रेस, सारे लोग गठबंधन बनाए हैं, सेकुलर दलों का गठबंधन है। क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? कितनी सीटों की उम्मीद है एनसीपी को? देखिए, सीटों की बात तो मैं अभी नहीं कह सकता, उसके लिए हमारे तारिक साहब अधिकृत हैं, वही बात करेंगे, वही निर्णय भी लेंगे। हाँ, जो अगर मेरी राय पूछी जाएगी तो मैं उन्हें राय दूंगा। मेरे हिसाब से कम एनसीपी को हर एक ज़िले में एक सीट पे तो चुनाव लड़नी चाहिए, चाहे जिसके साथ भी गठबंधन में हम हैं, आगे भी रहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी सोच है कि भाजपा जैसे सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए हम धर्मनिरपेक्ष दलें एकजुट हों और मजबूती से उनका सफाया कर दें बिहार से। उदय सम्राट जी, आप युवा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के। क्या लगता है कि 16 साल हो गए एनसीपी को गठन हुए, लेकिन आज लालू नीतीश की बैसाखी की क्यों आवश्यकता पड़ी? कहाँ चूक हुई? क्या मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कमजोरियां तो रही है हमारे पार्टी के तरफ से। शायद वो प्रयास नहीं किया गया जिसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि लेकिन अभी जो हमारा समय है, अभी हमने 16वां वर्षगांठ मनाया अपनी पार्टी का, और 16 साल की जो उम्र होती है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो या कोई जीवित प्राणी का हो, बड़ा ही नाजुक परिस्थिति होती है। 16 साल वाली उम्र जो होती है, बड़ा ही नाजुक स्थिति में, तो ये एक सही उम्र होता है जहाँ से चीज़ों को सेप अप किया जा सकता है। तो मैं मानता हूँ कि 16 साल की उम्र को हमने क्रॉस कर गया है, और अब ये 16 साल के बाद हमारी पार्टी को मैच्योरिटी जो मिलनी चाहिए थी, अब मिलेगी। हम इसके लिए सतत प्रयासरत हैं। हमारे नेता तारिक अनवर प्रयासरत हैं। हमारे शरद पवार साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी खासा ध्यान है बिहार के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो आज तक नहीं हुआ, अब होगा एनसीपी में। किस तरह का मुकाबला होगा इस बार? एक तरफ लालू, नीतीश, कांग्रेस, एनसीपी, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान, भाजपा के दिग्गज। किस तरह का मुकाबला होगा? क्या बीजेपी चुनौती बन पाएगी? देखिए, मेरा जो मानना है, ये ऐसा इसलिए नहीं कि चूँकि हम गठबंधन में हैं लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस के साथ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो वोट का आधार है, जो वोट की संख्या है, अगर हम चारों दल राजद, जदयू, कांग्रेस, एनसीपी अगर एकजुट हो जाते हैं
और अभी तक हम लोग एकजुट हैं। विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे भाजपा गठबंधन कहीं भी हमसे मुकाबला में है। बिल्कुल काफ़ी पीछे रहेगा और आंकड़ों के हिसाब से हम लोग काफ़ी आगे रहेंगे और बिहार में हमारी मजबूत सरकार बनेगी, हमारी गठबंधन की बेहतरीन सरकार बनेगी और हमें उम्मीद है कि आने वाला कल में एक बार फिर जनता हम धर्मनिरपेक्ष दलों पे विश्वास दिखाएगी अपना, और हमें जनता का पूरा सहयोग, पूरा स्नेह, पूरा प्यार मिलेगा और निश्चित तौर से हम उनके आकांक्षाओं पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री बिहार पहुंच रहे हैं, मोदी की 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, नीतीश कुमार के पिछले 2.5 साल के नाकामियों को गिना रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा आपके गठबंधन को। देखिए, केंद्रीय मंत्रियों का तांता लगना बिहार में जारी है। मैं भी देख रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी देखता हूँ, ऐसे भी देखता हूँ। हर दिन यहाँ कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री बिहार में होते हैं। तो इसका पूरी तरह से ये मतलब कि दर्शाती है, इसका प्रमाण है कि आज जो भाजपा की सरकार है पूरी तरह से घबरा गई है और घबराहट में वो अपने लोगों को कैंप करवा रही है बिहार में। लेकिन इससे कुछ होने वाली नहीं है। वो 2.5 साल के नीतीश को क्या उनकी कमियों को वो बताएंगे, क्योंकि वो खुद हाशिए पे हैं। जनता के साथ जो उन्होंने वादा खिलाफी की है, जनता की को जो उन्होंने धोखा दिया है, जनता को जो बड़ी बड़ी सब्ज बाग दिखा करके सारी दुनिया को हरा भरा दिखा करके आज जो सुखाड़ दिखाया जा रहा है, जनता को कुछ हाथ नहीं लगा है। कई वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, हर एक परिवार को मैं काला धन का 16-16 लाख रुपया दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, देश में मतलब कि रोज़गार की बाढ़ आ जाएगी। जबकि उन्होंने पूरी तरह से ऑफिशियली बैन कर दिया कि 1 साल तक केंद्र में कोई भी वैकेंसी नहीं होगी। ये जनता सोचे, ये देश के युवा बेरोज़गार लोग सोचें कि देश की केंद्र सरकार उनके साथ छल किया। के लिए आगे ये बातचीत जारी रहेगी। सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था, जिसमें कोर्टयार्ड, रूफ टेरेस, इन रूम डाइनिंग मुख्य है। तो बनाएं अपने खुशियों के पल को और भी हसीन हमारे साथ। हमारा पता है 54 पाटलिपुत्रा, पटना 8,13,000। हमारा वेबसाइट है www.buddhaheritage.com, ईमेल info@buddhaheritage.com, मोबाइल NBM वेब ऑफसेट इंजीनियरिंग, हर तरह के वेब ऑफसेट, नई पुरानी मशीन की खरीद बिक्री के लिए स्पेयर पार्ट्स और मशीन रिपेयरिंग की सुविधा अब बिहार झारखंड में उपलब्ध। कॉन्टैक्ट NBM वेब ऑफसेट इंजीनियरिंग, मोबाइल नंबर 9868557043, 9334128009। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए हैं बिहार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष उदय सम्राट जी। उदय सम्राट जी, तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, तमाम वायदे हैं, मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जिस लालू प्रसाद के जंगल राज की बुनियाद पर पिछले 10 सालों से राज किए, जनता नहीं पचा पा रही कि आखिर ये दोनों लोगों के दल मिले हैं या दिल भी मिल गए। देखिए, जंगल राज शब्द पता नहीं कहाँ से किसने ईजाद किया। इस जंगल राज शब्द से मुझे नफ़रत सा है। कोई जंगल राज नहीं था और ना कभी जंगल राज बिहार में होगा। बिहार के लोग इतने बुज़दिल नहीं हैं, इतने कायर नहीं कि किसी जंगल राज को बर्दाश्त करेंगे और कोई भी जंगल राज उन पे थोपने में कामयाब हो जाएगा। तो मैं नहीं मानता। बिहार क्रांतिकारियों की ज़मीन रही है, भूमि रही है। यहाँ से अनेक क्रांतिकारी निकले हैं। जो भी देश की बड़ी क्रांति हुई है बिहार से उत्पन्न होकर करके अन्य राज्यों में गई है। तो कोई जंगल राज यहाँ के लोगों को भयभीत नहीं कर सकती है। और चूँकि भाजपा वाले लोग, विपक्षी दल, इस तरह के जुमला गढ़ते रहते हैं और जुमलाबाजी में भाजपा के लोग काफ़ी विश्वास करते हैं। खास करके उनके सहयोगी जो हैं रामविलास पासवान, वो तो सिर्फ जुमला है न कि यही करते रहते हैं। उनका तो कोई बात है नहीं, हर बात में एक जुमला छोड़ने की आदत सी हो गई है। तो हम पूरी तरह से सिर्फ आरजेडी जेडीयू की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह से चारों दल, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमारी पार्टी है, हम चारों दलों का
दल ही नहीं, हमारे नेताओं का दिल भी मिल चुका है और ये गठबंधन अटूट और मजबूत गठबंधन है और आने वाले समय में भी मजबूती से ये चारों मिलकर के सरकार चलाएंगे। गठबंधन के जरिए दल मिल गए, आप कह रहे हैं नेताओं के दिल मिल गए, लेकिन क्या उन कार्यकर्ताओं के दिल मिले हैं जो ग्रामीण स्तर पे आपके काम करते हैं, पंचायत स्तर पे, वो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं के दिल मिल गए हैं, आप मानते हैं? देखिए, हमारे चारों दलों के जो भी कार्यकर्ता थे कहीं न कहीं एक सहोदर भाई की तरह थे। हम अलग नहीं थे, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि हम अलग अलग थे, तो हमारे कार्यकर्ता तो बिल्कुल एक सामंजस्य और एक समन्वय के लोग हैं, तो इनको कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता आज भी पशोपेश में है कि जो नीतीश कुमार के कार्यकर्ता जिस लालू के खिलाफ लोगों के बीच जाते थे, आज क्या कहेंगे? कल जिस लालू का विरोध करते थे, लालू के कार्यकर्ता नीतीश का विरोध करते थे, आज फिर जनता के बीच क्या मैसेज लेके जाएंगे? देखिए, राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष। और राजनीति जो भी करते हैं, चाहे जो भी दलें हैं, तो राजनीति जब होती है तो उनका दोनों पहलू साथ साथ चलता है। अगर किसी मुद्दे पे मतभेद हुई तो निश्चित तौर से राजनीति करने के लिए कुछ उनकी कमियों को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी दूरी बन चुकी थी कि आज दोनों को एकजुट होने में, दोनों या चारों दलों के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने में कोई परेशानी होगी। लालू नीतीश को माना जाता रहा है कि वो नदी के दो किनारे हैं, कभी मिल नहीं सकते, आज मिल गए हैं। क्या लगता है कि चुनाव के नतीजे आने तक या आगे भी इनकी दोस्ती बरकरार रहेगी, या जिस तरह से सामंजस्य बनी रहेगी, या पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर जो है तौबा मचा, क्या आगे भी कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ सामने आ सकती है या ये सामंजस्य बरकरार रहेगा? देखिए, जिस तरह से लोगों ने ये कहा कि नदी के दो किनारे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार, तो वहीं दूसरी पहलू यह भी है कि दोनों को बड़े भाई और छोटे भाई की संज्ञा भी शुरू के दिनों से दिया जा रहा है और ये सिलसिला तब भी चलता आ रहा था जब ये दोनों अलग अलग थे और ये आज भी है। तो इससे मैं नहीं मानता कि नदी के दो किनारा, ये तो विपक्ष का जो कहने वाली बात होती है वो कहते आ रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। दोनों का मिजाज एक था, ज़मीन एक थी और दोनों का सीरत भी एक था, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। लेकिन बीजेपी लगातार करे कि लालू की लाठी और नीतीश की कलम, ये कैसी दोस्ती? आप इस दोस्ती को किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसका जवाब तो बीजेपी को मिलेगा। लालू की लाठी, यहाँ जो ये संबोधन होता है लालू की लाठी का कहने का मतलब भाजपा वाले लोग पूरे यादव समाज को प्रहार करते हैं और कुछ यादव जाति के कुछ मतलब लफंगे किस्म के जो नेता थे उनको आगे कर करके अपने तरफ से हर सुविधा मुहैया करवा करके उनको यादवों को एक तरह से बदनाम किया जा रहा है। यादव जाति के बारे में मैं बता दूं कि यादव एक ऐसी जाति है, हमेशा से लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, किसी का नुकसान यादव नहीं चाहती है। तो लोग लालू यादव का अपमान नहीं करते हैं, लालू यादव को लठैत कहकर पूरे यादवों का मतलब कि ये अपमान है। तो इससे और लालू यादव मजबूत होंगे, यादव और संगठित होंगे और कुछ जो तथाकथित यादवों को जो फोड़ कर करके भाजपा के लोग जो चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं, ये उनके मंसूबों पे पानी फिरेगी निश्चित तौर से। इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? क्या आप भी एज एक उम्मीदवार उतरेंगे? जहानाबाद के इलाके में आप जाएंगे? अगर जाएंगे तो वो नक्सल प्रभावित इलाका है, किस तरह से क्या मैसेज लेके जाएंगे? आखिर किस तरह से लोगों को अपने पक्ष में करेंगे? देखिए रमेश जी, मैं बता दूं, मेरी चुनाव में उतरना, उम्मीदवार बनना, ये तो हमारे लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं तारिक अनवर साहब, इन पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। अगर वो मुझे चुनाव में उतरने के लिए भी बोलेंगे, उससे भी मैं मना नहीं करूँगा, मैं उससे भी पीछे नहीं हटूँगा। और अगर वो मुझे अगर चाहेंगे, अगर उनको ऐसा लगेगा कि मैं चुनाव न लड़ूं, मैं सिर्फ प्रचार करूं अपने लोगों को, अपने उम्मीदवारों के लिए, मैं उसमें भी तैयार हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपकी क्या इच्छा है? क्या आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते?
देखिए, मेरी जितनी इच्छा यह है कि मैं चुनाव लड़ूं, उससे ज़्यादा इच्छा है मेरी कि मैं अपने लोगों के लिए प्रचार करूं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिता करके अपने पार्टी को विधायक दूं। नक्सल प्रभावित इलाके से आते हैं जहानाबाद, आपको अगर टिकट मिलता है लोगों के बीच कैसे जाएंगे, क्या कुछ मैसेज देंगे, किस तरह से विकास करेंगे अपने इलाके का? देखिए, इलाका चाहे वो नक्सल हो, चाहे जो भी हो, वो इलाका मतलब जहानाबाद मगध की पूरी धरती समझ लीजिए मेरे लिए माँ होती, मेरे लिए माँ है। और माता और पुत्र का जो रिश्ता होता है बड़ा ही अटूट होता है। वो अगर नक्सल प्रभावित भी है तो मेरे लिए पूजनीय है और मैं जाऊंगा वहाँ के लोगों को, और जो लोग भटके हुए लोग हैं, मेरा प्रयास रहता है शुरू से कि उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। और मेरी विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि वो लोग मुख्य धारा से जुड़ें, चाहे वो नक्सली गतिविधि में शामिल लोग हैं या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इससे बहुत कुछ फ़ायदा होने का नहीं है। कोई नक्सली बन करके, कोई उग्रवादी बन करके, कोई अपराधी बन करके अपने परिवार का, अपना बहुत ज़्यादा दिनों तक कल्याण नहीं कर सकते हैं। उनके लिए उनको मुख्य धारा से जुड़ना ही होगा। उदय सम्राट क्या मानते हैं, अभी क्या कुछ इलाकों में आपके कमियां हैं, क्या कुछ करने की आवश्यकता है? देखिए, बहुत सारी कमियां हैं हमारे मगध क्षेत्र में, वैसे तो पूरे बिहार में कमियां हैं। आज भी आधारभूत संरचनाओं में बहुत सारी कमी है। आज भी गांव-गांव में बिजली नहीं है, गांव-गांव तक सड़क नहीं पहुंची, गांव-गांव में स्कूल नहीं है। ऐसे दर्जनों गांव आपको एक पंचायत में मिलेंगे जहां पे कोई अस्पताल नहीं है। अगर वहां कोई रात्रि के समय बीमार पड़ जाए तो या तो उसे काल के गाल में जाना होगा, या तो किसी भी तरह से उसको जैसे तैसे इन किन प्रकारेण उसको लोग टांग के जैसे तैसे काफ़ी दूर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाने के बाद अस्पताल का मुंह देखना पड़ता है उनको। तो आज भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जिससे वंचित हैं हमारे जहानाबाद के लोग, अरवल के लोग, मगध के लोग, बिहार के लोग। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। बयानबाजी से ज़्यादा बेहतर हो कि हमारे नेता अगर काम करते तो हमारे राज्य को कुछ मिलता, हमारे लोगों को कुछ कल्याण होता। कई तरह की सुविधाओं से बिहार वासी आज भी मरहूम है, कई तरह की सुविधाओं से आज भी मरहूम है। बावजूद इसके आप दावे करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। हमारी भी शुभकामनाएं, लेकिन जाते जाते आप क्या अपील करेंगे बिहार वासियों से? मैं बिहार की जनता से अपील करता हूँ, ख़ास करके यहाँ के नौजवानों से अपील करता हूँ कि जो आज जो देश की दुर्दशा है, आज जो हमारा लोकतंत्र है कहीं ना कहीं शर्मसार है। आज हम फिर उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते से हमारे देश के कई शहीदों ने वापिस लाया था, आज़ादी दिलवाई थी। आज हम फिर कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीर में बंधते हुए चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विदेशी हुकूमत फिर से मेरे तरफ अपना पांव पसारना शुरू किया है। तो ख़ास करके अभी बिहार में हमारा चुनावी वर्ष है, तो इसमें हम बिहार की जनता और ख़ास करके युवाओं से अपील करेंगे कि इस बार जो अपना मत दें, बिल्कुल विकास को मुद्दा मान करके दें और एक मौका दें। और अगर मेरा मानना है कि अगर आपकी सोच स्वस्थ रहेगी तो आपका राज्य भी स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो मेरा मानना है कि भाजपा के लोग स्वस्थ सोच के लोग नहीं हैं, तो इसलिए सिरे से नकारने की ज़रूरत है और धर्मनिरपेक्ष दलों का एक ऐसा राज कायम करना है जहां अमन चैन कायम हो। और इसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे देश के युवा हैं, हमारे राज्य के युवा हैं, भाजपा के बातों में आकर गुमराह न हों और असलियत को पहचान कर बिहार में अपना वोट राजद, जदयू, कांग्रेस और एनसीपी को दें। धन्यवाद। उदय सम्राट जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू रमेश। तो ये थे उदय सम्राट जिन्होंने अपनी बातें रखी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर हम किसी अगले दिन किसी और शख्सियत से मिलेंगे। बस इस वक्त हमको और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।